नमस्कार, उत्तराखंड के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में उत्तराखंड सचिवालय में उत्तराखंड कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई। वहीं कैबिनेट बैठक में कैबिनेट मंत्री और शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल, कैबिनेट मंत्री विशय सिंह चौफाल, वंशीधर भगत, सतपाल महाराज, हरक सिंह रावत, यशपाल आर्य मौजूद थे। कैबिनेट बैठक में 12 प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिन्हें सर्वसम्मति से पास किया गया। सुबोध उनियाल शासकीय प्रवक्ता मौजूद रहे। हमारी फूलों की घाटी जिसको कि भारत सरकार ने इको संगठित जोन के अंतर्गत रखा गया है, उसमें क्योंकि उसके अंतर्गत आपको मालूम है उसमें हमारे यहाँ हेमकुंड साहब है, घांगरिया है और लोकपाल मंदिर यहाँ पर स्थापित है, जो भारत सरकार ने इको संस्कृति जोन घोषित किया था। उसमें एक संशोधित प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया, इनको उससे बाहर निकालते हुए, ताकि इस पूरे संस्कृति जोन में कहीं पर भी कोई आबादी नहीं है और इसको संबंधित जो संवेदनशील जोन में पूर्व में रखा गया था, इन तीनों स्थानों को बाहर रखने का निर्णय आज मंत्रिमंडल ने लिया और ये प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाएगा। दूसरा जो भारत आज निर्णय लिया गया, ध्वनि प्रदूषण विनियमन और नियंत्रण, इसमें ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय आज कैबिनेट ने लिया है। विधानसभा में समाज कल्याण मंत्री यशपाल आर्य ने समाज कल्याण विभाग की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि समाज कल्याण से संबंधित विभिन्न योजनाओं को संचालित करने के लिए टेक्निकल एजेंसी का चयन कर लिया जाए। साथ ही मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि समाज कल्याण से संबंधित योजनाओं को धरातल पर लाने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर बनाया जाएगा, जिसके माध्यम से विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिक सहित अन्य को विभाग में संचालित योजनाओं से संबंधित समस्या का समाधान किया जाएगा। साथ ही उन्हें लाभ प्रदान करने में मदद दी जाएगी। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि धनाभाव के कारण मेधावी छात्रों को शिक्षा से वंचित नहीं होने दिया जाएगा। टेक्निकल कमेटी का और टेक्निकल शुरू से समाज कल्याण की विभिन्न योजनाओं के संचालन के लिए एक टेक्निकल एजेंसी का चयन करने के निर्देश दिए हैं। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, सीनियर सिटीजन, उनके लिए एक हेल्पलाइन 14567 के द्वारा वो अपनी समस्याओं का, अपनी परेशानियों का के समाधान के लिए इस हेल्पलाइन नंबर पर अपनी बात को रख सकते हैं। देहरादून में युवाओं के वैक्सीनेशन के लिए आए दिन परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। आपको बता दें कि राजधानी में 18+ के लिए टीके खत्म होने की कगार पर है, जिसके चलते जनपद में कई केंद्र बंद भी हो चुके हैं। वहीं 18+ श्रेणी में 36,000 से अधिक युवाओं को वैक्सीन लग चुकी है। जिला अधिकारी आशीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि 45+ के लिए वैक्सीनेशन में कोई परेशानी नहीं आ रही है। उन्होंने बताया कि 18+ के लिए भी समय समय पर वैक्सीन केंद्र से व्याप्त हो रही है। जी सर। वैक्सीनेशन जो हमारा 45+ का है वो अब इस समय और जगह पे चल रहा है। गांव-गांव भी अब हमने मोबाइल वैन्स बना दी हैं जो जा कर के लोगों को वैक्सीनेशन कर रही हैं। 18+ के लिए जैसे जैसे हमें वैक्सीन्स मिलती जा रही हैं, हम उस तरीके से कैंप्स जो है ऑर्गेनाइज करके उसको लगाते जा रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी जो है फिर से ये जो है बड़े बृहद लेवल पे 18+ का भी वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। उच्च न्यायालय नैनीताल अधिवक्ताओं की आर्थिक मदद के हेतु दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तराखंड राज्य सरकार वैश्विक महामारी कोविड-19 से जूझ रहे अधिवक्ताओं की अनदेखी पर दुख व्यक्त किया है। न्यायाधीश ने कहा कि जहां एक तरफ कर्नाटक, तेलंगाना, राजस्थान की सरकार अपने अधिवक्ता समाज के लिए 10 करोड़ से लेकर 25 करोड़ तक की व्यवस्था कर रही है, तो कोर्ट ने उत्तराखंड राज्य सरकार की गंभीरता एवं निष्क्रियता को लेकर दुख प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि मैं इस अधिवक्ता समाज का पिता हूं, सभी मेरे बच्चे के समान हैं। मुझे दुख होता है कि ऐसी वैश्विक महामारी के समय उत्तराखंड राज्य सरकार
जरूरतमंद अधिवक्ताओं की कोई मानसिक व आर्थिक मदद नहीं कर रहे। सरकार की अनदेखी पर सवाल खड़ा करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने राज्य सरकार से गंभीरता पूर्वक सुनियोजित जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 11 जून की तिथि नियत की है। आज मुख्य न्यायाधीश ने हमारी याचिका पर सुनते हुए स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, जहां अधिवक्ता किसी समाज की, किसी राज्य की आवाज़ होता है, बुद्धिजीवी वर्ग होता है, उस बुद्धिजीवी वर्ग की इस वैश्विक महामारी में जहां वो आर्थिक तंगी व मानसिक तनाव से गुजर रहा है, उस पर स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार की इस निष्क्रियता पर उन्होंने दुख प्रकट किया और उन्हें कहा कि जिस प्रकार से कर्नाटक, तेलंगाना, राजस्थान राज्य अपने अधिवक्ता समाज के लिए 10 करोड़ से लेकर 25 करोड़ की व्यवस्था का प्रावधान ला रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड सरकार अपने उत्तराखंड अधिवक्ता समाज की पूर्णतः अवहेलना कर रही है। उसकी अवहेलना पर उच्च न्यायालय ने दुख प्रकट किया। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तराखंड पुलिस विभाग द्वारा हाल ही में जारी पुलिस सेवा नियमावली 2018 को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए कि अगर विभाग में इस नियमावली कोई प्रमोशन किया जाता है तो उसमें ये अंकित करना अनिवार्य होगा कि ये सभी प्रमोशन याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रहेंगे। आपको बता दें कि मामले की अगली सुनवाई 24 मार्च को होगी। और ये भी बता दें कि सत्येंद्र कुमार और अन्य द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि इस सेवा नियमावली के अनुसार पुलिस कांस्टेबल आर्म्स फोर्स को पदोन्नति के अधिक मौके दिए हैं, जबकि सिविल और इंटेलिजेंस को पदोन्नति के लिए कई चरणों से गुजरना होगा। कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल प्रमोशन की नियमावली हमने ऑनरेबल कोर्ट के सामने चैलेंज की है और उसमें ग्राउंड हमारा कोर्ट के सामने यही है कि इसमें जो आम पुलिस के कांस्टेबल्स हैं उनको प्रमोशन एवेन्यू ज़्यादा हैं। तो कोर्ट ने आफ्टर हियरिंग द मैटर स्टेट को ये ऑर्डर किया है कि जो भी अगर प्रमोशन किए जा रहे हैं इस नियमावली के तहत, तो वो स्टेट काउंसिल को कोर्ट ने इंश्योर किया कि वो उस प्रमोशन ऑर्डर में ये बात मेंशन होगी कि ये लिटिगेशन चल रहा है इस नियमावली पे, और अगर कोई कल को प्रमोशन होते भी हैं तो वो इसी ऑर्डर के सब्जेक्ट रहे। उत्तराखंड में सीएससी बरीनाग और गंगोली हाट में कार्यरत एनएचएम कर्मचारियों की ओर से अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर काला फीता बांधकर विरोध किया गया। इस दौरान एनएचएम कर्मी ने बताया कि सरकार द्वारा शीघ्र हमारी मांगों पर गौर नहीं किया गया तो काले फीते बांधकर कार्य बहिष्कार किया जाएगा तथा 1 जून और 2 जून को सभी कर्मी होम आइसोलेशन में रहेंगे। इसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। जब तक मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। हरिद्वार में 10 दिनों से बंद वैक्सीनेशन का काम फिर से शुरू हो गया है। आपको बता दें कि हरिद्वार में वैक्सीन न होने की वजह से पिछले 10 दिनों से वैक्सीनेशन प्रोग्राम पूरी तरह से बंद था। 18 से 45 साल तक के लोगों को वैक्सीन लगाई जानी थी, लेकिन वैक्सीन की कमी से लगभग 140 वैक्सीन सेंटरों पर ताला लटक गया था। हालांकि अब हरिद्वार में 15,000 वैक्सीन पहुंच चुकी है, जिनके बाद लगभग 10 वैक्सीनेशन सेंटर्स पर वैक्सीनेशन का काम फिर से शुरू हो गया है। वहीं सीएमओ शंभू कुमार झा ने बताया कि वैक्सीन की कमी से टीकाकरण का काम कुछ दिन के लिए रोका गया था, लेकिन जिले को फिर से 15,000 वैक्सीन मिल गई है, जिसके बाद टीकाकरण प्रक्रिया फिर से शुरू हो गई है। 65 प्लस के आए थे 15,000 डोज, उसमें से चल रहे हैं, तो लगभग 11,000 प्लस अभी है हमारे पास डोज। और जो ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश कर रहे हैं कि ये वैक्सीनेशन साइट बढ़ें और लगाएं उसको। और 18 प्लस वाला जो वैक्सीन है वो हमारे पास कम है अभी, तो हो सकता है आज या कल में, अगर मैंने डिमांड भेज दिया है, मिल जाएगी तो आगे भी चलेगी, नहीं तो फिर वैक्सीन की कमी पड़ेगी हमको। तो लगातार हम लोग संपर्क में हैं, जैसे ही देहरादून में वैक्सीन आएगी हम लोग तत्काल मंगा के उसको ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन कराना चाह। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में स्वामी रामदेव पर तत्काल कार्रवाई कर गिरफ्तार करने को लेकर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता पतंजलि के गेट पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और लाल रामदेव
मुरादाबाद के नारे लगाए गए। आपको बता दें कि एलोपैथी प्रणाली पर बाबा रामदेव की विवादित टिप्पणी के बाद कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। उत्तराखंड में कोविड के आंकड़ों में गिरावट आई है, जहां सरकार के लिए टेंशन कम होने का काम कर रही है, तो वहीं कोविड की तीसरी लहर अभी भी सरकार के लिए चुनौती बनी हुई है। ऐसे में दूसरी लहर के आंकड़ों को कम करने के लिए किस तरह की रणनीति तैयार की गई है और तीसरी लहर के लिए उत्तराखंड सरकार कितनी तैयार है, इसी को लेकर कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य से खास बातचीत की न्यूज इंडिया संवाददाता साक्षी साहनी ने। एक तरफ जहां उत्तराखंड में कोरोना ने कोहराम मचा रखा है, तो वहीं अब राज्य सरकार के भरसक प्रयास से देखा गया कि ग्राफ में कमी दर्ज की गई। लेकिन और भी जो है तमाम बीमारियां अब चिंताएं जो हैं उत्तराखंड के लिए बढ़ाती हैं, जिस पर बात करने के लिए हमारे साथ कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य जी मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से देखा गया कि कोरोना पे तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार ने काबू पाने की पुरजोर कोशिश करी और पा भी रही है, लेकिन और बीमारियां भी हैं, जैसे ब्लैक फंगस की बात कर लें या व्हाइट फंगस, येलो फंगस जैसी अटकलें भी लगातार लग रही हैं। इस पर किस तरीके से सरकार की तैयारियां हैं सर? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो कोविड से जो भारी नुकसान हो रहा है, आम आदमी भी परेशान है इसमें और जिंदगी भी खतरे में है। हमारी सरकार ने प्रयास किया है ईमानदारी के साथ कि उन लोगों को जो कोरोना से पीड़ित हैं और जो गंभीर रूप से बीमार हैं, उनके उपचार के लिए हमने गवर्नमेंट के जो अस्पताल हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उनमें पर्याप्त सुविधाएं मुहैया कराई हैं और निर्देश दिए हैं कि किसी भी प्रकार की उन्हें कोई परेशानी पैदा न हो। उनकी ज़िंदगी की रक्षा करना हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। और पिछले शुरुआती दौर में कुछ कठिन समय हमारे सामने था। उस वक्त बेड की समस्या थी, ऑक्सीजन सिलेंडर की बहुत परेशानी थी, लेकिन अब उन समस्याओं पर हमने काबू पाया है और पर्याप्त सुविधाएं हमारे पास हैं और इस वक्त की जो भी कोविड के मामले हैं उसमें भी संख्या में कमी आई है और मृत्यु दर भी कम हुई है। लेकिन दूसरी तरफ हमने कोविड सेंटर्स का भी निर्माण किया है, आइसोलेशन सेंटर बनाए हैं, ऑक्सीजन प्लांट लगाए हैं और जो भी दवाइयाँ इस कोविड के लिए आवश्यक हैं उनका भी हमने उसको पर्याप्त मात्रा में उसकी भी व्यवस्था की है। जिस तरह से एक नया बीमारी की शुरुआत हुई है, ब्लैक फंगस है, जैसे आप जिक्र कर रही हैं, येलो फंगस, वाइट फंगस, इससे भी सरकार ने पर्याप्त इंतजाम किए हैं। आज भी हमारी जो मंत्रिमंडल की बैठक थी उसमें साफ तौर से माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश रहे हैं कि किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी, चाहे दूरस्थ क्षेत्र के पहाड़ की आबादी के क्षेत्र हों, चाहे मैदानी क्षेत्र हों। पर्याप्त सुविधा मुहैया करना हमारी सरकार का नैतिक दायित्व है और हम इसमें सफल भी रहे हैं और आने वाले दिनों में जो भी हमारे सामने चुनौती है उसका हम डटकर मुकाबला करेंगे। ज़रूरत है इसमें एक दूसरे को सहयोग देने की। हमने ये भी कहा है कि जो हमारे आम जन है वो जो कोविड की जो गाइडलाइन है उसका पूर्ण रूप से पालन करें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, मास्क का उपयोग करें और एक दूसरे को सहयोग करें, तभी हम इस लड़ाई को जीत पाएंगे। एक सर, तीसरी लहर को लेकर भी कहीं ना कहीं लगातार जो है लोगों के मन में विचार है, क्योंकि देखिए जो तीसरी लहर के लिए बातें उठ रही हैं वो ये है कि बच्चों को ये बहुत ज़्यादा जो है हानि पहुंचाएगा और साथ में ये भी है सर, अगर बच्चे संक्रमित होते हैं तो बच्चों के मानसिक स्थिति पर भी इसका असर पड़ता है। उसको लेकर सरकार की क्या तैयारियां हैं? हाँ, देखिए ना, ये भी डॉक्टर्स का मानना है कि जो हमारे कम आयु के बच्चे हैं, 18 साल से जो नीचे के बच्चे हैं, वो भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं, वो भी संक्रमित हो सकते हैं। ये चिंता का विषय है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि हमने पर्याप्त मात्रा में जो भी दवाइयाँ की ज़रूरत होगी, जो भी औषधि की ज़रूरत होगी,
हमने डॉक्टरों की संख्या भी बढ़ाई है। हमने उन चाहे CSC हॉस्पिटल हों, चाहे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हों, वहाँ पर भी हमने डॉक्टर्स की तैनाती की है, दवाओं के पर्याप्त इंतजाम किए हैं। और जो एक प्रकार से जैसा कि डॉक्टर्स का कहना है और ऐसे केस भी देखने को मिले हैं कि बच्चों पर भी इसका असर दिखाई दे रहा है। हमारा पूरा फोकस जनमानस पर है, चाहे छोटे बच्चे हों, चाहे युवा हों, चाहे हमारे ओल्ड सिटीजन हों, उन पर हमारा पूरा फोकस है। और उत्तराखंड की सरकार ने पूरे पर्याप्त, जैसा मैंने कहा कि पर्याप्त इंतजाम किए हैं। कोशिश होगी कि हम इस लड़ाई को पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे और जीत हमारी होगी। एक अंतिम प्रश्न सर, हमने तस्वीरों के माध्यम से देखा कि किस तरीके से आपने आइसोलेशन वार्ड्स का शुभारंभ किया, आपने प्लाज्मा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करी, साथ में आपने अपनी टीम के साथ मिलकर जो लोग भी परेशान थे इस कोरोना काल में उनकी बहुत मदद करी। मंत्री के तौर पे आपकी भूमिका भरपूर रही है सर कोरोना काल में, लेकिन अपने विधानसभा क्षेत्र में किस तरीके से आपकी सतर्कता रही है सर, उसके बारे में बताइए। देखिए, हमारे जो भी हमारे साथी सहयोगी हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, उन्होंने इस दौर में जो संक्रमित थे, जो लोग इस बीमारी से ग्रसित थे, उनको उनके उपचार के लिए उनको जो भी ज़रूरत थी मुहैया कराई। जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता थी, हमारे कार्यकर्ताओं ने उनके घरों तक ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाने का काम किया, उनको हॉस्पिटलाइज किया। और जैसा कि जैसा आपने कहा, मेरे विधानसभा क्षेत्र में ऑक्सीजन प्लांट लगने जा रहा है बाजपुर में। हमने वहाँ पर अल्ट्रासाउंड मशीन लगाई है, अभी लगाने जा रहे हैं, उसके लिए हमने धनराशि अवमुक्त कर दी है। हमने वहाँ पर कलर एक्सरे मशीन हमने वहाँ पर लगाई है। और हमने जो ऑक्सीजन प्लांट की पाइपलाइन बिछाने का काम हमने उस क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में किया है। इसके अलावा जहाँ पर डॉक्टर नहीं थे, महुआ खेड़ागंज में डॉक्टर नहीं थे, वहाँ पर हमने डॉक्टर की पर्याप्त व्यवस्था की है। हमने कोविड वैक्सीनेशन के लिए दूरस्थ क्षेत्रों में भी हमने वहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर बनाए हैं। तो पूरा इस वक्त हमारी धर्म भी है, हमारा दायित्व भी है, सरकार के एक अंग होने के नाते, वहाँ का जनप्रतिनिधि होने के नाते, वहाँ का जनसेवक होने के नाते ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी होती है। लेकिन इस वक्त जो भी हमारे समाज सेवी हैं, सामाजिक संगठन है, सामाजिक संस्थाएं हैं, वो बढ़ चढ़कर हम सब मिलकर राजनीति के से ऊपर उठकर हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। और यकीनन जागरूकता भी बढ़ी है और लोगों में इस बात का भी एहसास है कि अगर हमने कोविड के नियमों की अवहेलना की तो यह हमें भी इसका नुकसान हो सकता है। तो सभी लोग इस काम में पर्याप्त मात्रा में जो भी उनके पास सामग्री है उसका वितरण भी कर रहे हैं और एक दूसरे की मदद भी कर रहे हैं। ये थे मंत्री यशपाल आर्या जी हमारे साथ, जिन्होंने बताया कि कोरोना को लेकर सरकार की पूरी तैयारियां हैं और जिस तरीके से तीसरी वेव को लेकर भी लगातार अटकलें लग रही हैं, तो उसके लिए सरकार अभी से जो है पूरी तैयारियों में जुटी हुई है। और साथ में ये भी अपील है जनता से कि वो घर पर रहे, सुरक्षित रहे और सरकार का जो है सहयोग करे। अपने सहयोगी रिंकू के साथ में साक्षी साहनी, न्यूज़ इंडिया, देहरादून। उत्तराखंड के गन्ना राज्य मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने मिल प्रबंधकों को मिल बंद होते ही 15 दिन में किसानों के गन्ने का भुगतान करने का निर्देश दिया है। 15 दिन के बाद भुगतान न होने पर मिल प्रबंधकों को एक्ट के अनुसार 7.5% ब्याज देना होगा। हरिद्वार के अटल बिहारी गेस्ट हाउस में मंत्री यतीश्वरानंद और जिले के तीनों चीनी मिल प्रबंधकों की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें उन्होंने जिले के सभी मिल प्रबंधकों से गन्ने के बकाया संबंधी जानकारी मांगी। अभी किसानों का भुगतान लेकर जिलाधिकारी जी, मैं और जितने भी हमारे शुगर मिल के जो प्रबंधक है, 3 शुगर मिल, लक्सर, लिब्बा रेडी, इकबालपुर शुगर मिल, इनके साथ बैठक की है और ये कहा कि जो गन्ना एक्ट में जो प्रावधान है कि मिल बंद होने के 15 दिन बाद गन्ना किसानों का पेमेंट किया जाए। अगर पेमेंट नहीं करते तो उसके ऊपर 7.5% ब्याज लगाकर उसको पैसा दिया जाएगा। तो मैंने अभी जिलाधिकारियों को कहा है कि अगर ऐसी व्यवस्था ये नहीं करते हैं, समय पर गन्ने का भुगतान नहीं करते हैं, इनकी आरसी काटी जाए और उसकी वसूली के आदेश किए जाए। तभी आप कार्रवाई करो इस पर।
और आपको बता दें कि रुड़की में बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां पर रुड़की में वाहन चोरों की गिरफ्तारी की जा गई है। तो देख सकते हैं अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 3 चोर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। चोरों से 4 मोटरसाइकिल भी पुलिस ने बरामद कर ली है। गंगनहर पुलिस को यह बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय वाहन चोर गिरोह के 3 लोग गिरफ्तार कर लिए। तो देखिए जिस तरीके से वाहन चोरी की जो वारदातें हैं वो लगातार बढ़ रही थी रुड़की में, और इसके बाद पुलिस लगातार अलर्ट हो गई थी और इसी दौरान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके कब्जे से 6 मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली हैं। और गंगनहर क्षेत्र के अंतर्गत कुछ गाड़ियां लगातार कुछ चोरी की शिकायतें मिल रही थी, जिसमें हमारे सीओ रुड़की और इनके नेतृत्व में एक सीओ इंस्पेक्टर गंगनहर और उनकी टीम के द्वारा एक वर्क किया जा रहा था, जिसमें 3 अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया था, जिसमें एक भगवानपुर का और 2 सहारनपुर के लड़के हैं जो ये काम कर रहे थे। कल इब्राहिमपुर के पास में इन लोगों की अरेस्टिंग की गई थी। वहाँ पर सूचना प्राप्त हुई थी कि वहाँ पर हैं। इनसे 6 गाड़ियाँ अब तक रिकवर की गई हैं, जिसमें 3 हमारे क्षेत्र की हैं, 3 यूपी की हैं। बाकी कुछ गाड़ियां उनके द्वारा जो बेची गई हैं और कुछ और अभियुक्त इसमें शामिल रहे हैं, उनके खिलाफ आगे कार्रवाई की जाएगी और रिकवरी इसमें की जाएगी। हाँ, पूर्व में भी ये लगातार चोरी की घटनाओं में रहे हैं, पूर्व में भी इन पर मुकदमे कायम हैं, उनको भी हम संज्ञान में ले रहे हैं, उन पर जल्द ही उत्तराखंड में शुक्रवार को मौसम का मिजाज बदला रहा है, जहां पर मौसम विभाग के पूर्वानुमान के तहत शुक्रवार को प्रदेश के अधिकांश स्थानों में गरज के साथ बारिश और बर्फबारी होने की संभावना व्यक्त की गई और प्रदेश के अन्य जनपदों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ ही मौसम शुष्क बना रहा, जिसकी जानकारी देते हुए मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने बताया कि आज विशेषकर उत्तरकाशी, चमोली, पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़ और चंपावत जनपदों में कहीं कहीं बारिश और बर्फबारी की उन्होंने संभावना व्यक्त की, जिस दौरान कहीं कहीं पर बर्फबारी भी हुई, ओले भी बरसे। मैं मौसम केंद्र देहरादून से बोल रहा हूँ। आज 28 मई को उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में विशेषकर कुमाऊं रीजन में कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा की संभावना है। उसके बाद 29 और 30 मई को उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा और गर्जन चमक के साथ वर्षा की संभावना है, जबकि उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। 31 मई और 1 जून को उत्तराखंड में वर्षण में वृद्धि की संभावना है। तो इन 2 दिनों में उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में अनेक स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा और गर्जन के साथ वर्षा की संभावना है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा की संभावना। तो इसी के साथ अपना उत्तराखंड में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।